Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy. Alright, तो क्लास 12th जो लोग अभी कर रहे हैं ऑब्वियसली आगे उन्हें यूजी में उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्रैक करना पड़ेगा CUET। क्या क्रैक करना पड़ेगा भाई? CUET। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपके एडमिशन तभी लेंगी जब आप इस टेस्ट को क्रैक करेंगे। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है भाई? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेना है, एंटर करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये टेस्ट आपको क्रैक करना ही होगा, ठीक है। अब CUET में हम बात कर रहे हैं यूजी के लिए, पीजी के लिए भी होता है। यानी कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आप CUET पीजी का टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो दो टेस्ट कंडक्ट कराती है। कौन कराते हैं ये टेस्ट कंडक्ट? ये कराते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने यहाँ पर आज सिलेबस लिया है लैंग्वेज के लिए। तो देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे कि CUET है क्या, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, जनरल सा एक इंट्रो दे देता हूँ। ये तो पहले ही बता दिया कि अगर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेना है तो ये टेस्ट क्रैक करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? टेस्ट के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है लैंग्वेज का पार्ट, लैंग्वेज फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, ठीक है, 2 सेक्शंस में होता है। दूसरा हो जाता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट जैसे अगर कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है तो उसने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं PCM या PCB, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, राइट। कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स में उसके जो भी सब्जेक्ट्स हों, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सब्जेक्ट्स हों वो आएंगे, ठीक है। आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी उन्होंने लिया है, ठीक है, वो आएंगे, राइट। तो डोमेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड सेक्शन में। और थर्ड सेक्शन में आपका होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मतलब जनरल एबिलिटी आपकी होती है, ठीक है। मैं बात करूँगा डिटेल्ड सिलेबस की इंग्लिश लैंग्वेज के, राइट। तो लैंग्वेज की मैं जब बात कर रहा हूँ तो देखिए, लैंग्वेज में तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट करते हैं वो इंग्लिश को ही अटेम्प्ट करते हैं। तो इंग्लिश को लेकर ही मैं बात करूँगा कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप शॉर्ट सक्सेस पा सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर नोट है कि there will be one question paper which will have 50 questions out of which 40 questions need to be attempted, ठीक है। तो सिंपल सी बात जो माइंड में रखने वाली है कि हमें 50 क्वेश्चंस टोटल मिल रहे हैं जिनमें से 40 ही करने हैं, यानी 10 क्वेश्चंस की मार्जिन दी जा रही है। ये मार्जिन बहुत बड़ा बून साबित हो सकती है अगर आप एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाएं तो। होता क्या है कि आप किसी भी टेस्ट की जब तैयारी करते हैं, ठीक है, तो टेस्ट में जो कुछ पूछा जा सकता है वो सब कुछ तो आपको नहीं आ सकता। ये क्लोज टू इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है कि आपको सब कुछ आ जाए जो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं है बट क्लोज टू इम्पॉसिबल, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जब हमें मार्जिन मिल जाता है तो हम ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या चीज़ ऐसी है जिसे प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या मैं उसे प्रिपेयर करने के बाद भी श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे कर पाऊँगा, राइट। तो ऐसी चीज़ों को हम कम टाइम दें या टाइम ही ना दें। जैसे यहाँ पर सिलेबस के अंदर आपको एक पार्ट मिलेगा वोकैबुलरी का, ठीक है। तो वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट हो जाता है जिसको आप तैयार करते हैं और अक्सर भूल जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी देखा जाए तो है एक ही चीज़, बट एनटी ने लिख रखा है तो हम चलो देख लेते हैं इस तरह से। तो इनको तैयार करते हैं, भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हमने तो ढेर सारे तैयार किए पर
टेस्ट में तो वो आया ही नहीं जो हमने तैयार किए, वो तो दूसरे वर्ड्स आ गए, तो इसकी लिमिट भी नहीं मिल पाती है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कभी कभी आपका टाइम ख़राब करता है। तो आप इसे कम प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना दें, या यूं कर लें कि जो आपके टॉपिक्स पहले आप पूरी तरह से शॉर्ट वे में तैयार कर सकते हैं उन्हें पहले तैयार कर लें, टाइम बचे तब इन्हें देख लें, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक। तो मार्जिन मिलने का बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए एनटीए क्या लिखते हैं सिलेबस में कि भाई क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी नीचे दिए गए जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इन तक लिमिटेड रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमने ये दे दिया आपके जनरल आइडिया के लिए कि आप इससे अच्छे से तैयार कर लें, बट इट्स नॉट श्योर कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन हम इनके बाहर से भी पूछ सकते हैं। अब इनके बाहर क्या ला सकते हैं उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। लैंग्वेज तो बहुत सारी यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपको इनमें से कोई एक चुनना है, फिर इनमें से कोई एक चुनना है ना। तो ऐसे करके आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले इंग्लिश की, ठीक है। हम इंग्लिश पर ही बात करेंगे, दूसरी लैंग्वेज की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, ओके। तो अब ये लैंग्वेजेस की बात हो गई। इंग्लिश में मैंने कहा कि ये तो आपको इन्होंने जनरल सा आइडिया दे दिया, बट इन्होंने इसके पीछे छुपा क्या लिया, चलिए हम उस पर बात करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ तक चीज़ें हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक हो, इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है कि हम इस टेस्ट को देने जा रहे हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी कि आफ्टर 12th, ठीक है। अब हम आफ्टर 12th अगर इसको देने जा रहे हैं, इस टेस्ट को देने जा रहे हैं, और ये टेस्ट रिटन बेस्ड नहीं होता है, आपको पता है, ठीक है, ये आपका MCQ बेस्ड होता है। तो इस टेस्ट के अंदर हमारा जो भी 12th के अंदर रिटन पार्ट था वो तो नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ना के बराबर चांसेस है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आएगा वो ये आएगा कि ग्रामर में आपने जो कुछ 12th तक पढ़ा वो क्या पढ़ा, उस नॉलेज से आपके क्वेश्चंस ये रेज करेंगे। तो क्वेश्चंस किन टॉपिक से आएंगे पहले उनको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस किस पैटर्न के होंगे, क्या मोड होगा, वो हम देखेंगे। तो 12th तक की ग्रामर में जो कुछ आता है वो सब कुछ पूछा जा सकता है CUET में, ठीक है। अब क्या क्या आता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है देखते चलिए क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चंस होते हैं वर्ड्स से। वर्ड्स के अंदर वोकैबुलरी का मतलब तो आप देख ही चुके हैं, वोकैबुलरी तो लिखा ही हुआ है साफ साफ, ठीक है। वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वोकैबुलरी से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे ही आए कि आप सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स बताइए, या होमोफॉन्स आ जाएं, या इस तरह से फिल इन द ब्लैंक देके वर्ड्स के करेक्ट यूजेस पूछ ले जाएं। इतना ही नहीं होता, इसके अंदर ग्रामेटिकल पार्ट भी होता है। ग्रामेटिकल पार्ट क्या होता है, ग्रामेटिकल पार्ट ये होता है कि वोकैबुलरी यानी वर्ड्स को हम ग्रामर के अंडर में जब पढ़ते हैं तो हमारा एक टॉपिक बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ड्स ही होते हैं, राइट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपका नाउन आ सकता है, आपसे नाउन के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल पूछे जा सकते हैं, यानी किसी नाउन का सिंगुलर दे दिया उसका प्लूरल पूछ लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अनदर पेज, मैं वापस इस पेज पर आऊँगा अभी। तो मान लो आपसे कह दिया गया, क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया गया कि गिव द प्लूरल ऑफ वर्ड दिया आपको फिनोमेनन,
ठीक है। तो गिव द प्लूरल ऑफ फिनोमिनन, ऐसे करके दे दिया आपसे आपको क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया फिनोमिनन्स, ऑप्शन बी दिया फिनोमिनाज, ऑप्शन सी दिया फिनोमिना और ऑप्शन डी दिया फिनोमिनन, यानी कि सेम, कि जो सिंगुलर है वही प्लूरल है, ठीक है। अब अनलेस यू हैव रेड दिस वर्ड यू कैन नॉट आंसर। आपने जब तक पढ़ा नहीं होगा, अनलेस यू हैव यूज्ड दिस वर्ड यू कैन नॉट आंसर, यूज़ नहीं किया होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते, है ना। तो अगर आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, आपने सीख रखा है, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर सी है, फिनोमेना होता है फिनोमिनन का प्लूरल, राइट। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन मिस होगा। अब 10 क्वेश्चंस की मार्जिन का मतलब ये मत सोचिए कि हम कुछ भी पढ़कर नहीं जा रहे हैं ठीक से और हम सोच रहे हैं भैया 10 तो छोड़ना ही है, बाकी 40 तो हमें आ ही जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर 10 छोड़ने के बाद भी 40 में से 20 ही कर पा रहे हैं तो आप देखो कहाँ आपकी रैंक जा रही है, कितने पीछे जा रही है ना। तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। तो हमें टॉपिक्स तो ऑब्वियसली कवर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउन के फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से नाउन के साथ कौन सी वर्ब अग्री कर रही है। वैसे तो वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता है, बट आप कह सकते हैं इसमें भी चीज़ें आ सकती हैं वो, ठीक है। नाउन के अलावा प्रोनाउन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, ठीक है, प्रपोजिशन है, ठीक है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल है। हालांकि आर्टिकल आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, बट है, ठीक है। तो इन सब से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन पैटर्न कुछ भी हो सकता है, सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, या फिल इन द ब्लैंक देकर पूछ ले, या स्पॉटिंग एरर में पूछ ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला जो पार्ट है आपका वो क्या है कि आपसे वर्ड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आपका है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस में आपका बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि सेंटेंस में आप से क्वेश्चन फॉर्मेशन से पूछा जा सकता है, यानी कि सेंटेंस कैसे फॉर्मेट हो रहा है, सही सेंटेंस क्या है, ठीक है। आप अगर बात करते हैं तो सिलेबस में देखिए यहाँ एक जगह लिखा हुआ है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। तो रीअरेंजिंग द पार्ट्स क्या है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स कहीं ना कहीं सेंटेंस ही है। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेट करना आता है तभी आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं सही तरह से और तभी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस, अच्छा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये भी कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का ही पार्ट होता है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी क्या होता है अभी उसको मैं बताऊंगा। तो रीअरेंजिंग तभी होगा जब आप सेंटेंसेस को सही तरह से बनाना जानते हो, उनका फॉर्मेशन जानते हो। तो फॉर्मेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब फॉर्मेशन में आपको सभी तरह के सेंटेंसेस पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, बनते कैसे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, राइट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए। ठीक, ये तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और उनके फॉर्मेशन की बात हो गई, राइट। अब सेंटेंस फॉर्मेट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि आपको टेंस का यूज़ पता होना चाहिए। टेंस का यूज़ पता होगा तभी आप सेंटेंस को सही से फॉर्मेट कर सकते हैं। या यहाँ पर ये जो एक चीज़ कही गई है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये करेक्ट वर्ड चूज़ करने के लिए अगर आपसे वर्ब दे दिया गया कि कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, तो वो आप तभी सही चूज़ कर सकते हैं जब आपको टेंस की नॉलेज हो। टेंस की नॉलेज नहीं होगी तो चूजिंग द करेक्ट वर्ड में भी आप गलतियां करेंगे, और अगर स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आ गए, टेंस की मिस्टेक निकली उसमें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टेंस हो गया। टेंस के अलावा सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर वॉइस भी पता होना चाहिए। वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये भी आपका सेंटेंस सही कैसे कंस्ट्रक्ट हो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, आपको नरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपकी दिया है, इन्होंने नहीं दिया है, एक मिनट रुक जाओ, मैं नीचे करके देखता हूँ। ओके, इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट एक जगह मेंशन दिया देखा था मैंने। ओके, वो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में, सीबीएसई में मैंने देखा था, उन्होंने लिख रखा था अपने सिलेबस में रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे सीखोगे आप? रिपोर्टेड स्पीच आप सीखोगे नरेशन से, तो वो भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है, अब टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको मॉडल वर्ब सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉजेटिव वर्ब सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये होते क्या चीज़ें हैं, राइट। तो ये सारा आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करनी ही करनी है। बेसिक ग्रामर इतना आपको करना ही करना है, नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप छोड़ के आएंगे। ठीक, अब इनके अलावा ग्रामर के और कौन से पॉइंट्स आते हैं जो हमें सीखने हैं सीयूईटी को पूरी तरह अगर हम क्रैक करना चाहते हैं अच्छी तरह से? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये टॉपिक आपके इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, फिर एक और टॉपिक होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का प्रोसेस जो होता है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। भले पूरा ना पढ़ें तब भी थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करनी होंगी। ये सारी चीज़ें, जनरल सेंटेंसेस तो प्रैक्टिस करनी होंगे। फिर एक और टॉपिक आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहीं ना कहीं आपको फ्लॉज, एरर्स बताता है सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना टॉपिक आपको कवर करना होता है लैंग्वेज के एग्ज़ाम, लैंग्वेज के टेस्ट को सीयूईटी में क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया ग्रामर का डिटेल्ड सिलेबस। ग्रामर की बात हम कर रहे हैं और हम लैंग्वेज के अंदर ग्रामर को ही सीखते हैं ऑब्वियसली। अभी हम बात करने जा रहे हैं वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी क्या होता है? वर्बल एबिलिटी एक्चुअली देखा जाए तो शॉर्ट में समझा जाए तो यही है कि आपको किसी भी लैंग्वेज का कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। ठीक है, लैंग्वेज को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप, यही बात वर्बल एबिलिटी है सिंपल लैंग्वेज में। बट जब कहीं वर्बल एबिलिटी वर्ड अलग से लिखा हो किसी सिलेबस में, तो वहाँ एक चीज़ बहुत बड़ी आ जाती है, वो होती है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस ये होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया, मान लीजिए, ठीक है, अनसीन पैसेज दे दिया गया। अब अनसीन पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें मेन दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपने पैसेज से जो इंफॉर्मेशन एक्वायर की, पैसेज में जो कुछ लिखा हुआ है
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखकर पैसेज से आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे भी हो सकता है कि आप पहले क्वेश्चन देख लें, बाद में पैसेज में से उसका आंसर निकालें। ठीक है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये तो सिंपल पैटर्न हो जाता है। वर्बल एबिलिटी के अंदर ये जो इन्फेरेंस आता है, ये क्या होता है कि पैसेज के अंदर कुछ मीनिंग्स हिडन हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि ऑथर चाहता है कि आप अपने से समझिए, पैसेज की इंफॉर्मेशन को देख करके आप अपने से समझिए कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं और क्या बताने की कोशिश की जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड इन्फेरेंस। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी के अंदर अगर आपने इन्फेरेंस को प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आपने पैसेजेस रीड करके उनके हिडन मीनिंग को या जो सेंस आपको देना चाह रहा ऑथर वो नहीं निकालना सीखा है, तो आपको वर्बल एबिलिटी में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और इसे प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम रोज एक पैसेज भी करते हैं, 1 पैसेज डेली, है ना, और उसमें ये कोशिश करते हैं कि पैसेज की मीनिंग तो समझे ही समझे और क्या मीनिंग दी जा रही है वो भी निकालने की कोशिश करें, तो मुश्किल से 10-12 दिन में आपको इन्फेरेंस अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग नीड्स अ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, आप जब भी कोई काम एक प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तभी उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी है ना। सिलेबस के अंदर देखिए, जो पहली बात यहाँ पर कही गई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स के 3 पैसेज आपको, मतलब 3 तरह के पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी। फैक्चुअल यानी फैक्ट बेस्ड, नरेटिव यानी जो स्टोरी जैसा बताया, लिटरेरी यानी थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो जो भी हो, आप अगर पैसेजेस प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से निकाल लेंगे। इन्होंने यहाँ वर्बल एबिलिटी लिखा, देखा जाए तो ये इसी के अंदर आ जाएगा, अलग से मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स सेंटेंस को लेकर के आएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया। करेक्ट वर्ड्स आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकता है, वर्ब फॉर्म्स, इन सारी चीज़ों से हो सकता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वर्ड्स आपको तैयार करने होते हैं नए। जब आप पैसेज प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलरली, तो आपके कई सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलग से पढ़ो, पैसेज के साथ पढ़ो, आप जैसे भी करो, वर्ड्स आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, और डिटेल में जो मैंने बताया वो ये कि भाई, जो इन्होंने पहले ऊपर लिख दिया है कि इन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, यानी 12th तक की जितनी ग्रामर है वो सब आपसे पूछी जा सकती है, उसे मैंने आपको यहाँ डिटेल में बता दिया। ठीक है, अब बाकी और कुछ आपको अगर जानना है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या नंबर्स जो दिए गए हैं नीचे देखिए स्क्रॉल हो रहे होंगे नंबर्स, उन पर कॉल कर सकते हैं, आगे की चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज में एनरोल होने के लिए पूछ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन द कोर्स, दे विल गेट एवरी टॉपिक कवर्ड एंड दे विल गेट एवरी पॉइंट कवर्ड until the exam, right? And obviously it will be very fruitful to all of you, right? एकदम बेस से हर एक पॉइंट पर हम बात करते हुए हर एक टॉपिक को कवर करके प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम तक हम चीज़ों को एकदम एकदम ऐसा कर देंगे कि एकदम स्मूथली आप जा करके वहाँ पर टेस्ट क्रैक करके आ जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।